हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम अच्छे से चल रही होगी। आप सभी का शांति हरी सुधन्या चांद पब्लिक स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई अनुराग पांडे इस इलेक्ट्रिसिटी के 4th लेक्चर में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि बाकी 1st, 2nd और 3rd लेक्चर जो आपने देखे होंगे वो सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। नहीं आए होंगी तो आप लोग एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि भैया ये चीज हमको नहीं समझ में आया है, और मैं नेक्स्ट लेक्चर में जरूर इस टॉपिक को डील करके ही आगे बढ़ूंगा। बस आपको जरूर बताना है कि ये बातें हमको समझ में नहीं आई। आइए इलेक्ट्रिसिटी के इस 4th लेक्चर में हम लोग अलग अलग चीजों के बारे में जानेंगे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। जो लेक्चर 3rd में हमने पढ़ रखा था उसके आगे हम लोग जानेंगे, लेकिन इन लेक्चर 3rd में जो हमने पढ़ा था उसका थोड़ा सा हम लोग रिकैप करेंगे। रिकैप करने के बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। इस लेक्चर में हमें ज्यादा फोकस करना है रेजिस्टेंस के ऊपर। हम लोग थोड़ा रेजिस्टेंस के बारे में देखेंगे और रेजिस्टेंस क्या होता है, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस कब बढ़ता है, रेजिस्टेंस कब घटता है, इन सारे बातों को डिस्कस करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे जानेंगे कि हाँ ये रेजिस्टेंस एक्चुअली में होता क्या है। उस चीज को पढ़ने से पहले थोड़ा हम लोग रेजिस्टेंस पे पहुंच जाते हैं। लेक्चर 3rd के हेल्प से थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। जब हमने लेक्चर 3rd आपको पढ़ाया था तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हमने आपको बढ़ाया था जिसका नाम था ओम्स लॉ। हमने आपको ओम्स लॉ के बारे में बताया था और हमने बताया था क्या कि ओम्स लॉ जो होता है वो रिलेशन बताता है। किसके किसके बीच में रिलेशन बताता है? वो इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशन बताता है। ओम्स लॉ इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशन बताता है। उन्होंने बोला क्या कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस इन अ वायर, electric current produced in a wire is directly proportional to the potential difference. Electric current produced in a wire is directly proportional to the potential difference. यानी जितना ज्यादा वायर में करंट फ्लो करेगा वोल्टेज उतना ही ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा वोल्टेज होगा करंट उतना ही ज्यादा होगा। यानी अगर करंट ज्यादा तो वोल्टेज ज्यादा, वोल्टेज ज्यादा तो करंट ज्यादा। तो आप इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को जब हम हटाते थे तो इज इक्वल टू का साइन देते थे, और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के जगह पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाता था जिसका नाम था R। ये R क्या था? R था प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये था प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जिसका मतलब होता था रेजिस्टेंस। यही रेजिस्टेंस है और इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि हाँ ये रेजिस्टेंस होता क्या है। और यहीं से हमको सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला मिला ओम्स लॉ से, V इक्वल टू I इंटू R। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, V इक्वल टू I इंटू R, दैट इज ओम्स लॉ। Now we will discuss about the term resistance, what it means। resistance का मतलब होता क्या है, resistance कहता क्या है, इस चीज को थोड़ा सा हम समझेंगे। आप लोगों ने ओम्स लॉ के बारे में लेक्चर नंबर 3rd में बस ओम्स लॉ रिलेशन बताता है बाबू, इलेक्ट्रिक करंट वोल्टेज के बीच में। बोलता है कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट होगा ना वोल्टेज उतना ही ज्यादा होगा। दूसरी बात, ये रेजिस्टेंस ही इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है? रेजिस्टेंस ही इलेक्ट्रिक करंट को या तो कम करेगा और नहीं तो रेजिस्टेंस ही इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ाएगा। आइए अब हम जानते हैं कि ये रेजिस्टेंस एक्चुअली में होता क्या है। आइए देखते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। ये जो वर्ड रेजिस्टेंस है इस वर्ड पे थोड़ा बाबू आप लोग फोकस कीजिएगा। ये वर्ड जो रेजिस्टेंस है इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये रेजिस्टेंस जो वर्ड है वो बना हुआ है रेसिस्ट से, रेसिस्ट वर्ड से बना हुआ है। अब ये रेसिस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? ये रेसिस्ट का मतलब होता है टू अपोज,
अपोज का मतलब क्या करना, विरोध करना। अब ये किसका विरोध करता है भाई, रेजिस्टेंस किसका विरोध करता है, तो रेजिस्टेंस किसी वायर में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट यानी चार्ज का अपोज करता है। रेजिस्टेंस किसी वायर में फ्लो होने वाले चार्ज का अपोज करेगा, किसी चीज का नहीं, किसी वायर में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट यानी चार्ज का क्या करता है, अपोज करता है। रेजिस्टेंस एक ऐसा फैक्टर होता है, इट इज अ फैक्टर which opposes the flow of current in a circuit। अब कैसे फ्लो का अपोज करेगा, कब करेगा, कब नहीं करेगा, कौन कौन से वैसे फैक्टर्स होंगे, आगे हम आपको बताएंगे। जस्ट इसके बाद हम लोग वही चीजें डिस्कस करेंगे, कैसे रेजिस्टेंस बढ़ता है, कैसे रेजिस्टेंस घटेगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट भी कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस ज्यादा करंट कम। देखिए कैसे, सबसे पहले आप एक चीज जान लीजिए कि रेजिस्टेंस को हम लोग, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। दूसरी बात, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। जो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है वो ओम होता है, जो हम लोग इस प्रकार से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अगर मान लीजिए किसी वायर का रेजिस्टेंस 2 ओम है तो ऐसे इसको लिखना है, अगर 5 ओम है तो इसको ऐसे लिखना है। ये रेजिस्टेंस को डिनोट करने का एक तरीका होता है। बाबू आप लोग बाई ओम्स लॉ से आप क्या जानते हैं, बाई ओम्स लॉ आप जानते हैं कि V बराबर होता है I इंटू आर। यहां से ध्यान से देखिएगा, हमको आर चाहिए, भी आई इधर मल्टीप्लाई में इधर भेज देंगे तो डिवाइड में। ध्यान से देखिएगा, आई इंटू आर एक दूसरे के मल्टीप्लाई में, हमको क्या चाहिए, आर चाहिए, तो ये जाएगा तो डिवाइड में, तो रेजिस्टेंस आर बराबर हो जाता है V बाई आई। और यही मेरा फॉर्मूला होता है किस चीज का, रेजिस्टेंस का, जो किस में आएगा, ओम में आएगा। अगर V मतलब हमको अगर पोटेंशियल डिफरेंस मालूम हो, अगर I मतलब अगर हमको करंट मालूम हो, तो उस वायर में प्रेजेंट रेजिस्टेंस को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, R बराबर होता है V बाई आई, यानी आप रेजिस्टेंस को एक और तरीके से आप कह सकते हो, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। The ratio of potential difference across the end of the conductor to the current flowing in a circuit is known as resistance. The ratio of potential difference to the end of the conductor and the current is known as resistance. इसको भी जानिए कि आप resistance को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि the ratio of potential difference V across the end of the conductor to the current flowing in a circuit is called रेजिस्टेंस। उसको क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस कहा जाता है। बस यही आपको याद रखना है कि रेजिस्टेंस एक ऐसा फैक्टर होता है जो किसी वायर में फ्लो होने वाले करंट का क्या करता है, अपोज करता है। इस बात को याद रखिएगा। और ये फॉर्मूला R बराबर
V/I, ये आपको याद रखना है। अगर वोल्टेज दिया हो, करंट दिया हो और आपसे पूछे कि रेजिस्टेंस क्या होगा, तो आप उस फॉर्मूला का यूज करके आप आसानी से रेजिस्टेंस क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज VI कैरेक्टरिस्टिक्स, कर्व और ग्राफ। आज हम लोग देखेंगे थोड़ा सा ग्राफ। इसको हम लोग वोल्टेज करंट ग्राफ भी कहते हैं। इसको हम लोग वोल्टेज करंट ग्राफ भी इसे कहा जाता है। अब ये वोल्टेज करंट ग्राफ होता क्या है, थोड़ा सा देखिएगा। ग्राफ में बाबू दो एक्सिस होते हैं, एक वाई एक्सिस होता है और एक एक्स एक्सिस होता है। जिस पॉइंट पे ये मिलते हैं, इस पॉइंट को कहा जाता है बाबू ओरिजिन। क्या कहा जाता है, ओरिजिन। ये मेरा हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस। ध्यान से देखिएगा, हमको वाई एक्सिस पे किसको लेना है, वोल्टेज को, और एक्स एक्सिस पे किसको लेना है, करंट को। वाई एक्सिस पे वोल्टेज, एक्स एक्सिस पे करंट। ध्यान से सुनिएगा, जब मेरा वायर में करंट 1 एम्पियर था तो मेरा वोल्टेज कितना था, 2 वोल्ट। क्योंकि अगर करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। अगर मेरा 2 एम्पियर था तो ये वोल्टेज बढ़ के कितना हो गया, 4 वोल्ट। अगर मेरा ये 3 एम्पियर करंट था तो वोल्टेज बढ़ के कितना हो गया, 6 वोल्ट। अगर ये मेरा 4 एम्पियर का करंट था तो ये वोल्टेज बढ़ा और ये हो गया 8 वोल्ट। यानी अगर करंट बढ़ेगा, करंट के बढ़ने से वोल्टेज भी बढ़ेगा। अगर वायर में करंट बढ़ता है तो करंट के बढ़ने से वोल्टेज भी बढ़ता है। वायर में अगर जितना ज्यादा करंट होगा तो वोल्टेज भी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। ध्यान से देखिएगा, जब मेरा करंट था 1 एम्पियर तो ये कितना था, 2 वोल्ट था। जब मेरा करंट था 2 एम्पियर तो मेरा जो वोल्टेज था वो कितना था, 4 वोल्ट था। जब मेरा करंट था 3 एम्पियर तो मेरा जो वोल्टेज था वो कितना था, 6 वोल्ट था। और जब मेरा करंट था 4 एम्पियर तो जो मेरा वोल्टेज था वो था 8 वोल्ट। हम किसी भी ग्राफ का, जब भी आप फिजिक्स में ग्राफ अगर आप पढ़ रहे हैं तो उस ग्राफ में दो चीज निकालते हैं। या तो आप किसी भी ग्राफ का दो चीज निकालिएगा, या तो उस ग्राफ का क्या निकालिएगा, स्लोप, और नहीं तो आप उसका क्या निकालिएगा, एरिया अंडर ग्राफ। पहला तो स्लोप और दूसरा एरिया निकालिएगा। तो स्लोप होता क्या है, ये पॉइंट्स को थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये जो लाइन जो आप देख रहे हैं, यही जो है इस ग्राफ का क्या है, यही इस ग्राफ का क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। अब हमको ये फाइंड करना है कि इस ग्राफ का स्लोप हमें देता क्या है। इस ग्राफ का स्लोप मालूम करने के लिए दो तरीका होता है। पहला तरीका, फर्स्ट मेथड जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा कौन सा मेथड, फॉर्मूला मेथड, जो कि बहुत आसान है। सिर्फ फॉर्मूला से ही हम लोग इसको मालूम कर सकते हैं कि ये ग्राफ क्या देगा। और जो दूसरा मेथड होगा उसको हम लोग कहते हैं न्यूमेरिकल मेथड। कौन सा मेथड, न्यूमेरिकल मेथड। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे, अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मूला मेथड लगाएंगे, फट से ग्राफ निकाल देंगे और निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम तुरंत आपको बता देते हैं कि यह वोल्टेज और करंट का ग्राफ हमें, का स्लोप हमें देता क्या है। दूसरा, अगर न्यूमेरिकल मेथड यानी ऐसे वैल्यू लिख के आया हो तो अब पूछे कि बताइए इसका स्लोप का वैल्यू कितना होगा, हर एक पॉइंट का हम लोग बता सकते हैं। इस चीज को थोड़ा सा देखना है। दूसरी बात, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर आप इस फिगर को आप ध्यान से देख रहे हैं तो यहां पे हमारा एक ट्रायंगल बन के तैयार हुआ है। अगर आप इस फिगर को आप देख पा रहे होंगे तो यहां पे एक मेरा ट्रायंगल बन के तैयार हुआ है।
यहां पे एंगल कितना डिग्री बना, 90 डिग्री। मान लेते हैं ये स्लोप और ये वाई एक्सिस के बीच में जो एंगल बना वो क्या बना, थीटा। अब जो 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो हमारा कहलाता है हाइपोटेनस, और ये जो ये मेरा कहलाता है परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा मेरा बेस। अब ध्यान से देखिएगा, जब भी हम क्या निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं, जब भी हम किसी ग्राफ का क्या निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं, तो स्लोप के लिए हम लोग यूज करते हैं, स्लोप के लिए जो चीज हम लोग यूज करते हैं वो होता है tan थीटा। जितने भी क्लास 10th वाले बच्चे हैं, tan थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस का क्या होता है, रेशियो होता है। tan थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। ध्यान से सुनिएगा, ये वाला थीटा हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। अगर हम ये सॉल्व कर लेते हैं तो हमको इस ग्राफ का क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा, अगर इसको सॉल्व कर पाते हैं तो। ध्यान से देखिएगा, ये जो मेरा परपेंडिकुलर है, ये जो परपेंडिकुलर है वो किस एक्सिस के सामने है, ये जो परपेंडिकुलर है वो किस एक्सिस के सामने है, ये परपेंडिकुलर मेरा वाई एक्सिस के सामने है। तो आप P के जगह पर, ध्यान से देखिएगा, आप इस P के जगह पर क्या लिख सकते हैं, Y लिख सकते हैं। और मेरा जो ये बेस है, ये बेस किस एक्सिस पे है, ये बेस मेरा है किस एक्सिस पे, X एक्सिस पे, तो आप X लिख सकते हैं। याद रखिएगा, एकदम शॉर्ट तरीका, जब भी आपको किसी भी ग्राफ का स्लोप निकालने को बोले तो सिर्फ y बाई एक्स कर देना है, सिर्फ क्या कर देना है, y बाई एक्स। स्लोप निकालने के लिए y बाई एक्स, y एक्सिस पे जो दिया रहेगा y पे लिख देंगे, x एक्सिस पे जो दिया रहेगा x एक्सिस पे लिख देंगे। और इस जो मेथड को कहते हैं, यही मेरा मेथड कहलाता है फॉर्मूला मेथड। बस यही चीज याद रखना है, व्हेन यू हैव टू फाइंड द स्लोप when the objective questions are given, ये तो मालूम चल जाएगा कि हाँ हमको क्या मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, जब भी किसी भी ग्राफ का हमको स्लोप निकालना है तो उस स्लोप के लिए हम लोग करते हैं y बाई एक्स। अब ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से, y पे मेरा क्या है, y पे है मेरा वोल्टेज, और x पे क्या है, करंट है। तो एक बात बताइएगा, ये v बाई आई जो होता है क्या किसी चीज का फॉर्मूला होता है क्या, हाँ, v बाई आई किसी चीज का फॉर्मूला होता है। और ये v बाई आई किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है रेजिस्टेंस का। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि द स्लोप ऑफ द वोल्टेज करंट ग्राफ क्या देता है, व्हाट द स्लोप ऑफ करंट ग्राफ गिव्स, द स्लोप ऑफ द करंट एंड वोल्टेज ग्राफ गिव्स क्या, रेजिस्टेंस। ये क्या देता है हमें, रेजिस्टेंस होता है। ये वाला कौन सा मेथड हुआ, फॉर्मूला मेथड। तुरंत लगाएंगे, स्लोप निकालना है ना, y बाई एक्स। देखो y पे क्या दिया हुआ है, y पे रख दो, x पे क्या दिया हुआ है, x पे रख दो। अब देखो ये क्या किसी चीज का फॉर्मूला होता है क्या, और जो फॉर्मूला होगा ना वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी वो v बाई आई किसका फॉर्मूला होता है, रेजिस्टेंस का। यानी ये हर एक पॉइंट पे इसका रेजिस्टेंस बताएगा, ये हर एक पॉइंट पे ये स्लोप मेरा क्या बताएगा, रेजिस्टेंस बताएगा। इसलिए जो करंट का, जो वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ होता है वो हमें क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। यानी वी आई ग्राफ स्लोप गिव्स क्या, रेजिस्टेंस। जो वी आई ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है, वो हमें देता है रेजिस्टेंस। अब देखिएगा ध्यान से, ये वाला मेथड को जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल मेथड। ध्यान से देखिएगा, जब भी हम न्यूमेरिकल मेथड सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, फाइनल वोल्टेज, क्योंकि जब भी हम स्लोप जब भी निकालेंगे तो ये मेरा हो जाएगा y बाई एक्स। y पे है वोल्टेज और x पे है करंट। अब वोल्टेज का डिफरेंस निकालेंगे तो वोल्टेज का कितने में गैप है, फाइनल वोल्टेज माइनस इनिशियल वोल्टेज बटा फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट। फाइनल वोल्टेज माइनस इनिशियल वोल्टेज, फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट। फाइनल वोल्टेज कितना है, देखो
फाइनल वोल्टेज है 8 वोल्ट माइनस इनिशियल वोल्टेज कितना है 2 वोल्ट। जब यानी करंट मेरा 1 एम्पियर था तो वोल्ट कितना था 2 वोल्ट बाई फाइनल करंट देखो तो कितना है 4 एम्पियर है और इनिशियल करंट कितना है 1 एम्पियर है। देखो 8 में से 2 गया 6 वोल्ट, 4 में से 1 गया 3 एम्पियर एम्पियर एम्पियर, 3 से 6 कितने टाइम्स में गया 2 टाइम्स में। और भी बाई ए वोल्टेज और एम्पियर किसका ऐसा यूनिट देगा वो देगा आपका रेजिस्टेंस का। यानी इसका जो आंसर आया वो कितना ओम आया 2 ओम। हर एक ईच एंड एवरी पॉइंट जो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 2 ओम ही आएगा। देखिए तो 1 डिवाइडेड बाई 2 2 ओम, 2 डिवाइडेड बाई 4 कितना ओम 2 ओम, 3 डिवाइडेड बाई 6 कितना ओम 2 ओम, 4 डिवाइडेड बाई 8 कितना ओम 2 ओम। यानी हर एक जगह पे जो करंट आएगा वो क्या आएगा और जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा वो 2 ओम आएगा हर एक जगह पर। यानी आपको यही याद रखना है कि जो वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ होता है वो हमें जो स्लोप होता है वो क्या देता है रेजिस्टेंस देता है। आई होप वोल्टेज और करंट बस यही याद रखना। स्लोप निकालने के लिए y बाई एक्स, स्लोप निकालने के लिए y बाई एक्स, स्लोप निकालने के लिए y बाई एक्स। ये चीज आपको याद रखिएगा, आराम से ये बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा ग्राफ, वोल्टेज और करंट का ग्राफ हमें क्या देता है वोल्टेज करंट ग्राफ हमें देता है रेजिस्टेंस। आई थिंक आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर इसमें थोड़ी सी भी बात अगर कहीं नहीं समझ में आई हो एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और मैं अगले वीडियो में इस चीज को जरूर सॉल्व करके जाऊंगा क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम में आएंगे। आइए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है बढ़ने से पहले थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा क्वेश्चंस करा देते हैं। क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट। मैंने फर्स्ट सेकंड और थर्ड लेक्चर, फर्स्ट में तो कोई न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करने को मिला था, 1-2 ही न्यूमेरिकल्स थे। सेकंड में कुछ बताया था, थर्ड लेक्चर में भी कुछ न्यूमेरिकल बताया था। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखिए कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। अब देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन में गिवन ये है कि क्वेश्चन में आपका जो वोल्टेज है यानी जो V का वैल्यू है वो कितना है 220 वोल्ट और रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द वॉल्व यानी जो R है वो R कितना है 1200 ओम है। आपसे कह रहा है कि हाउ मच करंट, कितना करंट जो है फ्लो होगा। आपसे पूछ रहा है कि बताइए I क्या होगा, आपसे पूछ रहा है कि I क्या होगा। बाबू देखिएगा ध्यान से, बाई ओम्स लॉ ये VIR कहां पढ़े हैं VIR कहां पढ़े हैं VIR हम लोग पढ़े हैं ओम्स लॉ में। तो ओम्स लॉ से आप ये जानते हैं कि V बराबर होता है I इंटू R। अब देखिए ध्यान से V कितना है। अब यहां से अगर हमको करंट पूछ रहा है तो I बराबर हो जाएगा V बाई R। हमसे करंट ही पूछ रहा है ना, R इधर मल्टीप्लाई में इधर भेज देंगे तो डिवाइड में। तो V का वैल्यू देखिए कितना दिया है, V का वैल्यू दिया है 220, रेजिस्टेंस दिया है 1200 ओम। 10 से 10 खत्म, 10 से 10 खत्म, ये हो गया 11 और इसको जब काटेंगे तो ये हो गया 60। यानी आपका जो आंसर आया वो 11/60 एम्पियर। आप इसको पॉइंट मिला के भी आंसर लिख सकते हैं। यानी इसका जो करंट होगा, जो वायर में जो रेजिस्टेंस और जो करंट फ्लो कर रहा होगा उस बल्ब में, उसका वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा 11/60 एम्पियर। बहुत आसान क्वेश्चन था। ओम्स लॉ का फॉर्मूला मालूम हो तो आसानी से इस क्वेश्चन को क्या करा जाता है सॉल्व किया जा सकता है। नाउ इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, ये रहा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक्चुअली बोर्ड के एग्जाम में पूछा भी गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि ये ग्राफ का जो आपको जो कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, यानी आपको बताना है कि इस ग्राफ में जो रेजिस्टेंस होगा वो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। सबसे पहले वोल्टेज दिया है और
करंट दिया है। तो मैंने बताया ना, सबसे पहले आप क्या ड्रॉ कीजिए, सबसे पहला काम है आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना। क्या ड्रॉ करना? ग्राफ ड्रॉ करना। ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, काम वहीं पे खत्म। ये मेरा y और ये मेरा x। y पे क्या? वोल्टेज। x पे क्या? करंट। अब ध्यान से देखिएगा, ये हो गया मेरा ओरिजिन। जब मेरा, ध्यान से देखिएगा, जब मेरा करंट था 0.5 एम्पियर तो मेरा वोल्टेज कितना था? 1.6 वोल्ट। जब मेरा करंट था 1.0 एम्पियर तो जो मेरा वोल्टेज था वो कितना था? 3.2 वोल्ट। जब मेरा करंट था 1.5 एम्पियर तो जो मेरा वोल्टेज था वो कितना था? वो था मेरा 4.8 वोल्ट। जब मेरा करंट था 2.0 एम्पियर तो मेरा जो वोल्टेज था वो था 6.4 वोल्ट। जब मेरा करंट था 2.5 एम्पियर तो ये बढ़ा वोल्टेज और ये हो गया कितना? 8 वोल्ट। आपको इस ग्राफ का क्या कैलकुलेट करना है? इस ग्राफ में जो रेजिस्टेंस है, इस ग्राफ का जो रेजिस्टेंस है हर एक पॉइंट पे, इस ग्राफ का जो रेजिस्टेंस है, इस ग्राफ का जो रेजिस्टेंस है, यही आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। और ये मेरा क्या हो गया? दिस इज माई स्लोप। यही मेरा क्या होता है? स्लोप होता है। बाकी आप स्केल से बनाइएगा, स्ट्रेट लाइन होगा। दूसरी बात समझिएगा, हमने बोला कि इसमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए। ये कौन सा मेथड लगाएंगे इसमें? इसमें लगाएंगे हम लोग न्यूमेरिकल मेथड। जब भी आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है, यानी वैल्यू रेजिस्टेंस जब भी आपको इसका निकालना है तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा फाइनल वोल्टेज माइनस इनिशियल वोल्टेज बाई फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट। अब देखिए फाइनल वोल्टेज कितना है? फाइनल वोल्टेज है बाबू 8.0 वोल्ट। इनिशियल कितना है? इनिशियल है 1.6 वोल्ट। 1.6 बाई ये कितना है? 2.5 एम्पियर माइनस 0.5 एम्पियर। मेरा फाइनल वोल्टेज कितना था? 8 वोल्ट। फाइनल वोल्टेज कितना है? 8। और इनिशियल वोल्टेज कितना है? 1.6। फाइनल करंट कितना है? 2.5 एम्पियर। इनिशियल करंट कितना है? 0.5 एम्पियर। अब देखिएगा 8.0 में से 1.6 अगर आप माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा? 6.4। जब 6.4 और ये हो गया आपका 2.5 में से 0.5 को अगर आप माइनस कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 2। जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो ई आपका आ जाएगा कितना? 3.2 ओम। और यही आपका इस ग्राफ का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए इस ग्राफ को। जब भी आपका इस ग्राफ का अगर आपको आंसर निकालना है तो फाइनल वोल्टेज माइनस इनिशियल वोल्टेज कर दीजिए बाई फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और ये आया हर एक पॉइंट का क्या? रेजिस्टेंस। इट विल गिव द रेजिस्टेंस ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट। ध्यान से देख लीजिएगा, अगर ग्राफ वाला क्वेश्चन है एकदम आंख मूंद के ऐसे ही बना देना है। इतना माइनस इतना, इतना बाई माइनस इतना, और आपका आंसर आ जाएगा। नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वो कौन कौन से फैक्टर हैं, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी वायर में रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं? तो ध्यान से देखिएगा, इस टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है और इससे एक्चुअली में क्वेश्चंस बनते हैं। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला ध्यान से देखिएगा, फैक्टर्स affecting the resistance of the conductor. Factors affecting the
रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला जो चीज जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करता है वो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर L, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। पहला चीज, अगर मान लीजिए मेरे पास यहां एक वायर है, ये वायर है, इतना लेंथ का वायर है। अगर इस वायर के लेंथ को अगर हम इतना ही लेंथ इसका, अगर ये वायर है तो इसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। अब हम करते क्या है कि इस इतने वाले लेंथ को थोड़ा सा डबल कर देते हैं, यानी इतना अगर और लेंथ अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो इस वायर का भी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कहता क्या है कि द लेंथ ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। यानी कहता क्या है इसमें, ये कहता है कि लेंथ ऑफ द वायर इज directly proportional to the resistance। यानी यहां से आप ये कह सकते हैं कि R जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L होता है। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जितना ज्यादा बड़ा तार होगा, जितना ज्यादा बड़ा वायर होगा, उसमें रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। अगर इसका लेंथ अगर L है, अगर इसका लेंथ को डबल कर दिया जाए तो इसका रेजिस्टेंस घटेगा नहीं, इसका रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा ये हम क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। पहला बात तो आप ये समझ जाइए कि कंडक्टर के लेंथ को अगर हम बढ़ा दिए, वायर के लेंथ को अगर हम बढ़ा दिए, तो इसमें जो प्रेजेंट रेजिस्टेंस है ये भी क्या होने लगेगा, ये भी बढ़ने लगेगा। दूसरा चीज पे जो डिपेंड करता है वो है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। यानी इसको हम लोग ए कहते हैं, ए। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से बाबू। हमने यहां पे दो वायर लिया है। इस दोनों वायर में अगर आप देख सकते हैं कि एक वायर जो है वो मोटा है और एक वायर बहुत पतला है, तो इसमें रेजिस्टेंस किसमें रेजिस्टेंस कम, किसमें रेजिस्टेंस ज्यादा, इस चीज को समझिएगा। तो कहता क्या है कि द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। यानी जितना ज्यादा मोटा तार होगा उसमें रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, और जितना ज्यादा पतला तार होगा उसमें रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। इसीलिए आपके घर में जो पोल पर से जो कनेक्शन आता है वो जनरली मोटे तार का होता है। ध्यान से देखिएगा, जहां से जिस पोल पर से, जिस ट्रांसफार्मर के पास से, जिस पोल पर से आपके घर में जो कनेक्शन आता है ना वायर में, जो वहां पे चेंजर होता है, वो वायर देखिएगा जाके, वो वायर जो होता है वो जनरली मोटा वायर होता है, वो पतला नहीं होता है। क्योंकि अगर वहां से पतला तार से अगर करंट लेके आएंगे ना तो करंट पहले ही कम हो जाएगा, तो घर में करंट तो उतना पहुंच नहीं पाएगा ना, उतना अमाउंट उसका नहीं हो पाएगा। इसीलिए जितना ज्यादा मोटा तार होगा, ये इसका क्रॉस, अगर ये मान लीजिए अगर ये आपका वायर है तो इस वायर का ये कहलाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये आपका क्या कहलाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी जितना ज्यादा मोटा तार होगा उसमें रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। यानी रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, यानी रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज inversely proportional to the cross
sectional area of the wire, that is R is inversely proportional to 1 by A, इक्वेशन नंबर सेकेंड। दूसरी बात, किसी वायर का रेजिस्टेंस इट्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, यानी द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, the resistance of the conductor is also depend on the nature of the मटेरियल, क्योंकि वो वायर किस मटेरियल से बना हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी। अब ये रेजिस्टिविटी क्या होता है हम आगे आपको बताएंगे। यानी अगर ये वायर एल्युमिनियम का बना है, अगर ये कॉपर का बना होता तो ये उसमें एल्युमिनियम से भी कम रेजिस्टेंस होता है। ये वायर जो है अगर ये एल्युमिनियम का बना है, एल्युमिनियम वायर, अगर ये कॉपर वायर होता ना तो इसमें करंट उतना ही ज्यादा फ्लो करता है। यानी द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर वायर इज लेस देन द रेजिस्टेंस ऑफ द एल्युमिनियम वायर। यानी वायर में जो रेजिस्टेंस होगा वो इस चीज पे भी डिपेंड करेगा कि ये वायर जो है कौन से मटेरियल से बना हुआ है। ये वायर जिस मटेरियल से बना होगा उसी प्रकार से उसका रेजिस्टेंस होगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तीसरी बात, चौथी बात जो हम आपको बताएंगे, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर is directly proportional to the temperature। समझ जाइएगा, यदि टेम्परेचर है ना ज्यादा, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो उस वायर में समझ जाइएगा कि रेजिस्टेंस भी क्या है? ज्यादा है। टेम्परेचर ज्यादा है तो उस वायर में रेजिस्टेंस भी क्या होगा? ज्यादा होगा। पहली बात, लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा लेंथ रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा। दूसरा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा रेजिस्टेंस कम, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा रेजिस्टेंस कम। पतले वायर में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, मोटे वायर में रेजिस्टेंस कम होता है। ये बात याद रखिए, बात खत्म। दूसरी बात, इस चीज पे भी डिपेंड करेगा कि ये वायर जो है वो किस मटेरियल से बना हुआ है। सबसे बेस्ट मटेरियल होता है जिसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, जिसका रेजिस्टिविटी बहुत कम होता है, वो है सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अमॉन्ग ऑल मेटल्स। सारे मेटल्स में जो सिल्वर होता है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। उसके बाद आता है कॉपर, उसके बाद आता है एल्युमिनियम। हम लोग सिल्वर को, चूंकि सिल्वर ज्यादा कॉस्टली होता है तो सिल्वर वायर का जो है वायरिंग हम लोग नहीं करा सकते हैं, लेकिन कॉपर का करा सकते हैं। कॉपर वायर इजिली अवेलेबल है और हम लोग अपने घर में कॉपर वायर का ही क्या करवाते हैं? वायरिंग करवाते हैं। तीसरा चीज, अगर टेम्परेचर ज्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा। याद करिए, ओम्स लॉ में बताया था, ओम्स लॉ में क्या कांस्टेंट होना चाहिए? टेम्परेचर। ओम्स लॉ में अगर टेम्परेचर नहीं कांस्टेंट हुआ तो वो टेम्परेचर रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट कम हो जाएगा, तो ओम्स लॉ कभी वेरीफाई हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए उसका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। आइए इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से देखते हैं। बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A लिख देंगे तो गलत हो जाएगा क्या? यानी R जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। R यानी लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा, एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम।
यहां से देखिए, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो एक रो देंगे, रो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है और ई हो जाएगा L बाई ए। यहां से आपका एक और फॉर्मूला आ गया, किस चीज का? रेजिस्टेंस का। ये रो क्या है? ये है आपका रो, जिसका मतलब होता है रेजिस्टिविटी, और ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ये है आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। हर एक वायर का अपना अपना रेजिस्टिविटी होता है, वैल्यू फिक्स्ड होता है। सिल्वर का वैल्यू फिक्स्ड होगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 11 माइनस 11 ओम मीटर। वैसे ही 1.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11 ओम मीटर कॉपर का होगा। ये वैल्यू हमेशा फिक्स, जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो रो का वैल्यू दिया रहेगा, लेंथ दिया रहेगा, एरिया दिया रहेगा, तब पूछेगा कि बताइए उसमें रेजिस्टेंस कितना होगा। तो उसको निकालने के लिए जिस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे, R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई ए। लेंथ ऑफ द वायर मालूम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मालूम है, रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टिविटी दिया रहेगा, तो आसानी से उसका हम क्या निकाल सकते हैं? रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। और जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? ओम में आएगा। याद रखिएगा, जो रेजिस्टेंस होता है वो कितने फैक्टर पे डिपेंड करता है? 4 फैक्टर पे। 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला लेंथ पर, दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, तीसरा कि वो किस चीज से, किस मटेरियल से वो कंडक्टर बना हुआ है, और चौथा जो चीज पे डिपेंड करता है वो है आपका टेम्परेचर। मोर द टेम्परेचर मोर विल बी रेजिस्टेंस। और ये R का जो वैल्यू आया रो, R बराबर रो L बाई ए। ध्यान से देख लीजिएगा। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रेजिस्टिविटी। पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी के बारे में। तो रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी होता है कि हर एक मटेरियल का जो रेजिस्टिविटी होता है बाबू, वो अलग अलग होता है। ईच मटेरियल हैव इट्स ओन रेजिस्टिविटी। ईच मटेरियल हैज इट्स ओन, इसको कहा जाता है द कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ and unit cross sectional area is called resistivity। उसको क्या कहा जाता है? रेजिस्टिविटी कहा जाता है। कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ, इकाई लंबाई और इकाई उस क्षेत्रफल के जो अनुपात होंगे वही आपका क्या कहलाएगा? रेजिस्टिविटी कहलाएगा। यानी कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। हर एक मटेरियल का रेजिस्टिविटी अलग अलग होता है। इसका फॉर्मूला देखिएगा, बाई वी हैव, हमारे पास क्या है? हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R बराबर रो L बाई ए। ध्यान से देखिएगा, अगर सबसे पहले इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इट इज डिनोटेड बाई रो। इसको क्या पढ़ा जाता है? इसको रो पढ़ा जाता है। दूसरी बात, इट्स SI यूनिट इज ओम मीटर। कौन सा मीटर? ओम मीटर। इसका ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर। अब आइए, हमारे पास क्या था? हमारे पास था R बराबर रो L बाई ए। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R बराबर रो L बाई ए। अब ध्यान से थोड़ा देखिएगा, हमको रेजिस्टिविटी चाहिए। ए इधर डिवाइड में, इधर भेज देंगे तो मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा R इंटू ए बराबर रो इंटू L। L मल्टीप्लाई में इधर भेज देंगे तो डिवाइड में, तो R इंटू ए डिवाइडेड बाई L बराबर रो। यही जो फॉर्मूला होता है
वो किसका फॉर्मूला होता है, यानी रो बराबर होता है R इंटू ए डिवाइडेड बाई L। ये जो फॉर्मूला होता है ये ओम मीटर में आएगा और यही फॉर्मूला होता है रेजिस्टिविटी का। ये फॉर्मूला किसका होता है, रेजिस्टिविटी का। रो इक्वल टू R इंटू ए डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस मालूम हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मालूम हो, कंडक्टर और लेंथ मालूम हो, तो उसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं, उसका हम लोग रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं। थोड़ा इसकी एसआई यूनिट की बात कर ली जाए, ध्यान से देखिएगा। अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो हमारे पास इसका जो फॉर्मूला है रो क्या है, R इंटू ए डिवाइडेड बाई L। रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, ओम होता है। एरिया का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। एरिया स्क्वायर यूनिट में होता है, मीटर स्क्वायर हो गया। लेंथ किस में होता है, मीटर में होता है। ये मीटर से ये स्क्वायर खत्म, हमारे पास क्या बचा, ओम मीटर। तो यही रेजिस्टिविटी का क्या हो जाता है, एसआई यूनिट आता है। आपने ये भी देख लिया कि ओम मीटर ये रेजिस्टिविटी कैसे आया, यानी रेजिस्टिविटी निकालने का फॉर्मूला रो R इंटू ए बाई एल। रेजिस्टिविटी तभी बदलेगा जब मटेरियल बदलेगा, ध्यान से रखिएगा। अगर ये अल्युमिनियम है और इसको काट दिया जाए तो कहा जाए कि इसका रेजिस्टिविटी क्या होगा, तो अल्युमिनियम को काटे हैं तो कोई गोल्ड थोड़ी ना हो गया है, अल्युमिनियम को काटे हैं तो अल्युमिनियम ही है। जब तक मटेरियल नहीं बदलेगा, जब तक मटेरियल नहीं बदलेगा तब तक इसका रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगा। मटेरियल के बदलने से रेजिस्टिविटी बदलता है, ध्यान से देखिएगा। तो रेजिस्टिविटी R इंटू ए डिवाइडेड बाई L और इसका ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर। आई होप रेजिस्टिविटी सबको समझ में आ गया होगा। नाउ दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क that write the difference between resistance and resistivity। आपको ये जो है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस होता है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर जो है बताइएगा कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है। नहीं होए तो नेक्स्ट आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका डिफरेंस भी आपको क्या करवा देंगे। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जब मैं बता दिया हूं तो आप लोग आसानी से आप लोग बता सकते हैं। रेजिस्टेंस एक ऐसा फैक्टर होता है जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो का अपोज करता है, लेकिन रेजिस्टिविटी होता है नेचर ऑफ द मटेरियल होता है, जो मटेरियल के बदलने से बदलता है, मटेरियल के बदलने से बदलता है। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम होता है, रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट ओम मीटर होता है। आप ऐसे करके उसके बीच में आप लोग आसानी से जो है उसका डिफरेंस क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। दो प्रकार का कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिससे रिलेटेड बोर्ड्स के एग्जाम में जरूर एक या दो क्वेश्चंस हमेशा आता है, हमेशा आता है। कैसे हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब सीरीज में कनेक्ट हो, कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब पैरेलल में कनेक्ट हो रेजिस्टेंस तो कैसे निकालेंगे, वो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल इस लेक्चर में आपको अगर जो भी बात जो आपको नहीं समझ में आई हो, एक बार जरूर आप कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट कर दीजिएगा, भैया आप हमको ये बात एक बार आप फिर इसको टॉपिक को बता दीजिएगा। हम जरूर नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक को एक बार फिर से डील करेंगे। बट आई होप आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। प्लस इस टॉपिक में मैंने जितना भी फॉर्मूला पढ़ाया, ये सारा फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड इस टॉपिक में मैंने जितना भी फॉर्मूला पढ़ाया, इस फॉर्मूला को आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि इस फॉर्मूला से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट था। और अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं सेम एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।